नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com। देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज है। दिल्ली में आज आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से प्रदर्शन का आह्वान किया गया। हालांकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी और पुलिस ने वहां पहुंचे लोगों को हटाया। वहीं रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए अनुमति दिए जाने की भी खबर है। लेकिन सवाल सिर्फ आज के प्रदर्शन का नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर आरक्षण की जरूरत भारत में पड़ी क्यों? संविधान ने इसकी व्यवस्था क्यों की है? मंडल कमीशन ने ऐसा क्या कहा है कि पूरे देश की राजनीति बदल गई? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर प्रतिशत क्यों तय की? आज जब आरक्षण को लेकर विरोध की आवाजें फिर से तेज हो रही हैं, तो क्या इसके पीछे सिर्फ मेरिट का सवाल है या रोजगार, जाति या राजनीति के साथ साथ बदलती सामाजिक स्थिति भी इसका एक बड़ा कारण है? आज समझिए.com में आरक्षण पर जो तकरार हो रही है, जो रार चल रही है, उसके एक एक पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको मेरे साथ रहना है। आरक्षण को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि आजादी से भी पहले के भारत को जानना होगा। भारत में जाति आधारित सामाजिक भेदभाव ने समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, सार्वजनिक अवसर और सत्ता के प्रतिनिधित्व से लंबे समय तक दूर रखा और इसी असमानता को कम करने के लिए प्रतिनिधित्व और विशेष अवसर की मांग धीरे धीरे राजनीति का मुद्दा बनी। 1932 की बात कर लेते हैं। 1932 में पूना पैक्ट में इसी बहस का एक बड़ा पड़ाव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच हुए समझौते के बाद दलित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के भीतर आरक्षित सीटों का रास्ता अपनाया गया। इसके बाद स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं के सामने सवाल था कि सिर्फ कानून के सामने बराबरी काफी होगी या उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी चाहिए जिन्हें सदियों से बराबर अवसर नहीं मिले। और कहीं से आधुनिक भारतीय आरक्षण व्यवस्था की संवैधानिक नींव भी तैयार होती, क्योंकि यह बड़ा गंभीर मुद्दा है और हाल के दिनों में बड़ी जमकर चर्चा इसकी हो रही है। अब समझिए कि संविधान ने आरक्षण को किस सोच के साथ जगह दी। भारतीय संविधान एक तरफ अनुच्छेद 14 के जरिए समानता की बात करता है, तो वहीं अनुच्छेद 15 और 16 में राज्य को कुछ परिस्थितियों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति भी देता है। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 विशेष रूप से उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करता है जो राज्य की राय में पर्याप्त तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। यानी कि संविधान की मूल सोच सिर्फ ये नहीं थी कि हर व्यक्ति के साथ कागज पर समान व्यवहार किया जाए, बल्कि ये भी देखा जाए कि क्या सभी लोगों के पास वास्तव में आगे बढ़ने के अवसर मौजूद हैं। इसी अंतर को अक्सर औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के तौर पर भी समझाया जाता है और यही आरक्षण की पूरी संवैधानिक बहस का आधार भी है। लेकिन यहां पर एक बात जरूरी है, आरक्षण को संविधान ने मूल रूप से केवल गरीबी हटाने की योजना के तौर पर नहीं बनाया था। इसे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सवाल भी जोड़ा गया था। अब आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या वो पर्याप्त सवाल पूरा हो रहा है। आज ओबीसी आरक्षण की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है मंडल कमीशन का। लेकिन मंडल कमीशन अचानक पैदा हुई कोई योजना नहीं थी। 1953 में 1953 में देश का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और इसके बाद 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। मंडल कमीशन ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए अलग अलग संकेतकों को इस्तेमाल किया। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने 3743 जातियों को ओबीसी श्रेणी में चिन्हित किया और अनुमान लगाया कि यह देश की आबादी का करीब 52% है।
आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन रिपोर्ट तुरंत लागू नहीं हुई। फिर आया 1990, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और यहीं से आरक्षण भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहसों में से शामिल हो गया और उसका असर भी हुआ। मंडल कमीशन की घोषणा हुई। घोषणा के बाद देश में जो हुआ उसने आरक्षण की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े छात्र प्रदर्शन हुए, लेकिन आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1992 में आया ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण के सिद्धांत को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं और शर्तें भी लागू की। सबसे चर्चित थी सामान्य परिस्थिति में 50% की सीमा। दूसरा बड़ा सिद्धांत था ओबीसी के भीतर आर्थिक और सामाजिक बहस से आगे निकल चुके क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना। यानी कि अदालत ने एक तरफ सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा कि आरक्षण का लाभ उस वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। और यहीं से आज के सवाल पैदा होते हैं कि क्या मौजूदा व्यवस्था वास्तव में सबसे पिछड़े लोगों तक लाभ पहुंचा रही है? यह समझने वाली बात है और इसी बात को लेकर पूरे देश में अब बहस शुरू हो चुकी है। अब एक खास बात पर आते हैं, आज के आरक्षण के गणित पर आते हैं। केंद्र सरकार की अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती में एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 15%, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं उनके लिए 7.5% और ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद 2019 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। संविधान में 103वां संशोधन किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। यह पहली नजर में इसलिए बड़ा बदलाव था क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक कमजोरी पर आधारित है और एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण से अलग संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसे बनाया गया है। यानी कि अब भारतीय आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक कमजोरी भी एक अलग संवैधानिक आधार बन चुकी है। लेकिन यही एक नया सवाल पैदा हुआ है कि अगर आर्थिक कमजोरी भी आरक्षण का आधार बन सकती है तो क्या भविष्य में जाति आधारित आरक्षण की जरूरत कम होनी चाहिए या सामाजिक भेदभाव की वजह से जाति का आधार अब भी जरूरी है? और यही बहस आज के विवाद का अहम हिस्सा हो गई है। आज लोग बात कर रहे हैं कि जो गरीब है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो परंपरागत तौर पर लगातार गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का है, जनाब आरक्षण तो उसे मिलना चाहिए। और जो लोग आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि ऐसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और नेता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं। ऐसे लोगों को स्वतः ही आरक्षण से छोड़ देना चाहिए, आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, कोटे से बाहर हो जाना चाहिए या खुद ही इनकार कर देना चाहिए। उसी जाति और उसी वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जो आज भी पीड़ित हैं और खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कम से कम उसी वर्ग के लोगों को मौका मिल सकेगा। लेकिन हो नहीं पा रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण ने वास्तविक में बदलाव किया है? इसका जवाब सिर्फ राजनीति से नहीं है, डेटा से मिलेगा। उच्च शिक्षा के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों का उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक 2023-24 में एससी यानी कि अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन करीब 69.7 लाख और एसटी यानी कि आदिवासी वर्ग के छात्रों का, जनजाति वर्ग के छात्रों का करीब 28.8 लाख था।
वहीं ओबीसी छात्रों का नामांकन 1.8 करोड़ तक पहुंच गया है। अनुसूचित छात्रों का नामांकन 2014-15 की तुलना में 51.4% बढ़ा और एसटी यानी कि जनजाति समुदाय का नामांकन इसी अवधि में 75.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आरक्षण की वजह से यह पूरा बदलाव हुआ है, क्योंकि शिक्षा का विस्तार हुआ है, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाएं, सामाजिक बदलाव, गांव-गांव तक शिक्षा की पहुंच इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आंकड़े ये जरूर दिखाते हैं कि पिछड़े सामाजिक समूहों की उच्च शिक्षा में भागीदारी पिछले वर्षों में बढ़ी है। अब अगला सवाल कि क्या ये पर्याप्त है, ये ठीक है, ये समानता का अधिकार है? आरक्षण व्यवस्था के उस हिस्से पर जिसे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं वो है क्रीमी लेयर और लाभ का संकेंद्रण। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विचार इसी उद्देश्य से आया था। सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के भीतर जो लोग पर्याप्त तौर पर आगे निकल चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ ना के बराबर मिलता रहे। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौजूदा व्यवस्था वास्तव में हर ओबीसी समुदाय तक समान रूप से पहुंच रही है? इसी सवाल की जांच के लिए सरकार ने क्या किया था, 2017 में जस्टिस जी रोहिणी आयोग बनाया था। उनका क्या उद्देश्य था? सरकार का उद्देश्य था कि प्रमुख जो ओबीसी आरक्षण है उस ओबीसी आरक्षण के लाभों के असमान वितरण और उपवर्गीकरण की संभावना की जांच करना। यानी कि समस्या सिर्फ ये नहीं है कि ओबीसी को कितना आरक्षण मिले, बल्कि यह भी है कि उस आरक्षण का लाभ किन समुदायों को कितना मिल रहा है। और यही आरक्षण के भीतर आरक्षण की बहस है और यही व्यवस्था की सबसे गंभीर संरचनात्मक चिंताएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर ओबीसी वर्ग से कोई अगर आईएएस में सिलेक्ट हो गया तो क्या उसी परिवार से या उनके बच्चों को उसी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से दोबारा यूपीएससी में या सरकारी योजनाओं में मिलना चाहिए? इसी को लेकर बहस हो रही है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर आज हम आरक्षण की समीक्षा करना चाहें तो हमारे पास मौजूदा जातिगत आंकड़े कितने हैं? क्योंकि अभी तो जनगणना शुरू हुई है ना, अभी ताजा जनगणना शुरू हुई है। असल में मंडल कमीशन ने अपने आकलन में मुख्य रूप से 1931 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज भारत की जो सामाजिक और आर्थिक तस्वीर काफी बदल चुकी है। देश में जातिगत संरचना, शिक्षा और शहरीकरण, रोजगार, आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव आए। इसलिए जाति जनगणना की मांग बार बार उठ रही है और सरकार ने इसे मान भी लिया है, क्योंकि अगर सरकार को यह तय करना है कि कौन कितना पिछड़ा है, किसे कितना प्रतिनिधित्व मिले और आरक्षण का लाभ किन समूहों तक पहुंचा है, तो सटीक डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। और आज की जो आरक्षण पर बहस है वही ये बड़ा सवाल है कि जो नीति पुराने आंकड़ों पर चलेगी, नए डेटा के आधार पर बदलेगी। और यही वजह है कि जाति जनगणना की बहस अब सिर्फ जनगणना की बहस नहीं रह गई है, बल्कि आरक्षण नीति के भविष्य से सीधे जुड़ गई है। और देश की संसद में जब जनगणना को लेकर बहस हो रही थी, खासकर महिला आरक्षण को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, तो वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह जो जनगणना चल रही है उस जनगणना में जाति जनगणना भी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आज 2026 के आरक्षण के खिलाफ विरोध क्यों तेज हो रहा है? इसका एक कारण आज रोजगार का माहौल भी है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं और ऐसे आरक्षण का सवाल सीधे युवा वर्ग के करियर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने आरक्षण विरोधी अभियान को तेजी से फैलाने की क्षमता है। आज के प्रदर्शन में यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमन का विवाद भी जुड़ा हुआ है और इस नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना था। लेकिन इसके कुछ प्रावधानों के तहत विवाद हुआ। केंद्र ने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है और ऐसे पूरे माहौल ने आरक्षण और जाति संबंधी नीति को राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत में ला दिया है। इसलिए आज का विरोध सिर्फ एक कोटा प्रतिशत की बहस नहीं है, बल्कि युवा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नीति पर भरोसे की बहस बन गई। आप सोचिए, सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल क्या है
कि क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? बवाल हो जाएगा। इसका सीधा सवाल का जो जवाब है वो आसान है, लेकिन सही जवाब निकलना आसान नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति पर केंद्रित है। क्योंकि एक तरफ आज भी सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की असमानता के सवाल मौजूद हैं, दूसरी तरफ यह भी पूछना जरूरी है कि क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था हर जरूरतमंद व्यक्ति एक समान तौर पर पहुंच रही है? क्या लाभार्थियों की समय समय पर समीक्षा हो रही है? क्या क्रीमी लेयर को और प्रभावी बनाया जाए? और क्या आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए आरक्षण के अलावा स्कॉलरशिप, अच्छी स्कूली शिक्षा, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा मजबूत करना चाहिए? यानी कि असली सवाल शायद आरक्षण खत्म करने या ना करने से ज्यादा बड़ा है कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ऐतिहासिक नुकसान दूर हो और लाभ का विवरण भी न्यायपूर्ण हो। और यही एक जगह है जहां पर भावनाओं की बजाय डेटा और संविधान दोनों को साथ रखकर देखना चाहिए। शायद यही वजह है कि आरक्षण की बहस का सबसे व्यवहारिक रास्ता आरक्षण 2.0 हो सकता है, यानी कि व्यवस्था जो ज्यों का त्यों रखने पर पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसकी लगातार समीक्षा हो। पहला कदम हो सकता है कि बेहतर और अपडेट किया गया सोशल डेटा। दूसरा यह देखना है कि आरक्षण का लाभ किन समूह और किन क्षेत्रों तक पहुंच रखता है। तीसरा, जरूरत हो और वहां उपवर्गीकरण और कीमी लेयर तंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। चौथा, स्कूल स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, ताकि आरक्षण आखिरी सीढ़ी ना बने बल्कि अवसर की शुरुआत में सीढ़ियां भी बने। पांचवा, गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप, कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट का विस्तार। और छठा, जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कारण प्रवर्तन हो, क्योंकि अगर सामाजिक भेदभाव मौजूद रहेगा तो सिर्फ आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होगी, और अगर शिक्षा की बुनियादी असमानता बनी रहेगी तो केवल आरक्षण भी समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। यानी कि भारत का शायद आरक्षण की वजह से बहस से आगे बढ़कर समान अवसर की पूरी व्यवस्था पर बात करनी होगी। लेकिन हो कहां रही है? बहस चल रही है और राजनीति इसमें बीच पर आ जाती है। फिलहाल